So in yesterday's lecture we discussed कि कौन थे स्वराजिस्ट, कौन थे नॉन स्वराजिस्ट और गांधी का व्यू क्या था इन सेक्शंस पे. जैसे इलेक्शन में पार्ट लेना, ही वॉज नॉट विद दैट प्रोसेस इन द बिगिनिंग, बट जब वो जेल से बाहर आए तो जब उनको समझाया कि उन्हें स्वराजिस्ट ने कि वट इज द प्रोग्राम ऑफ वी पीपल बाय टेकिंग पार्ट इन टू द इलेक्शंस, बट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू आफ्टर दोज इलेक्शंस, तब जाके फिर गांधी ने अकोमोडेट किया था किनको, स्वराजिस्ट को. तो उनको दैट एक्सेप्टेंस मिली थी बाय गांधी ऑल्सो. बट इलेक्शन पहले ही हो चुके थे, इलेक्शन वो लड़ चुके थे 1923 में ही. ठीक है, तो उसी में देखेंगे अचीवमेंट्स क्या थे. तो सबसे पहले इन द मंथ ऑफ नवंबर 1923 इलेक्शंस वर हेल्ड. किस बेसिस पे इलेक्शन हो गए थे? ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो प्रोविजंस उसमें थे उसी बेस पे इलेक्शन हो गया था 1923 में, नवंबर के मंथ में. जब इलेक्शन हो गया तो इनको क्लियर कट मेजॉरिटी मिली. मैं किन की बात कर रहा हूँ? स्वराजिस्ट को. मतलब बहुत जगहों पे मेजॉरिटी मिली, नॉट कि ओवरऑल में, बहुत जगहों पे मेजॉरिटी मिली. अगर हम सेंट्रल की बात करेंगे, जैसे आजकल पार्लियामेंट है, वहां एमपीज बैठते हैं, उस टाइम पे सेंट्रल में टोटल 141 सीट्स थी. 141, इसमें से 42 जो है वो किन जीती, तो यानी कि अच्छी खासी सीट्स वहां भी ये जीत चुके थे, वहां इलेक्शन जीत चुके थे. कितनी सीट्स पे? 42 सीट्स पे. और इनको नहीं, इट वाज 141. ठीक है. सो दे हैड द क्लियर कट मेजॉरिटी इन डिफरेंट प्रोविंसेस. जैसे यूनाइटेड प्रोविंस की, जैसे आजकल यूपी है, तो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस था, तो वहां पे इनको क्लियर कट मेजॉरिटी मिली. दे गॉट दिस मेजॉरिटी इन बंगाल, इन बॉम्बे. तो डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, वहां इनको अब मेजॉरिटी ही डिसाइड करती है गवर्नमेंट किसकी होगी. जैसा आजकल होता है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वही सरकार बनाते हैं. तो इनको 3 जगहों पे अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे एंड बंगाल. That means बड़े-बड़े province पे they got the majority. That was the result of election when election was held in November 1923, which was based on Government of India Act 1990. ठीक है. So first you will write in its achievement of Swarajism आप लिखेंगे. In November 1923, elections to legislative councils. In November 1923, elections to legislative councils. Elections to legislative councils were held. Next देखिए, they won 42 seats. They won 42 seats out of 141 elected seats. They won 42 seats out of 141 elected seats in Central Legislative Assembly. I know वहाँ पे लिखा है, ठीक है, elected 145 था, but इस टाइम पे इलेक्शन इतनी सीट्स पे हुआ था. It was out of 141. But provision जैसे देखो अभी है, Constitution क्या लिखता है? How many seats are there in this Lok Sabha according to Constitution? Are you sure about this? गलत जवाब. 550 is the actual number of seats. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. ठीक है, फिर एक्ट में लिखा है कि अभी 145 मैक्सिमम क्या, कॉन्स्टिट्यूशन 550 लिखता है, वैसे ही वहां भी वो लिखा था, पर इलेक्शन जो हो गया था वो 141 सीट्स पे हो गया था. ठीक है, क्लियर हो गया. तो यही आपका भी शेड आउट था. ठीक है. सो क्या लिखा आपने? In Central Legislative Assembly, next लिखेंगे, they got clear cut majority in Central Province. Central Province, emerged as the largest party, in Bengal. And fared well in Bombay and United Province. And fared, F-A-I-R-E-D, fared well in Bombay and United Province. United Province, UP.
अब जब ये इन असेंबलीज में बैठे, जब इलेक्शन हो गया, इतने लोगों ने इलेक्शन जीता, तो इनका काम क्या था, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, हमारा मकसद क्या है इलेक्शन से, कि हम अंदर जाके काउंसिल्स में वहां पे हिंडर करना चाहते हैं, इनका काम रोकना चाहते हैं, हम अपनी डिमांड्स उनके सामने रखना चाहते हैं। तो अंदर जाके फिर उन्होंने 3 काम किए। एक तो ये वहां पे स्पीच डिलीवर करते थे कि क्या किया अभी तक ब्रिटिश ने, यहाँ पे कितना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गई, ताकि हम सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे लागू कर पाए हिंदुस्तान में, क्योंकि मकसद किसका था, सेल्फ, अभी आजादी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है, इट वाज ऑल फॉर दी सेल्फ गवर्नमेंट। सो इसलिए उन्होंने स्पीच उन्होंने डिलीवर की आफ्टर दिस विनिंग द इलेक्शंस, दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस या व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस, ताकि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट मिले। दैट वाज द फर्स्ट topic for these people who have won the election. Second was civil liberties. ये किस पे बात करते थे वहां पे, civil liberties, यानी कि कितनी आजादी है यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों को, कितनी लिबर्टी उनको मिली है या कितनी मिलनी बाकी है। तो इस पे भी ये स्पीच डिलीवर करते थे और प्रोटेस्ट भी करते थे इन अ पीसफुल मैनर, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। और तीसरा जो डिमांड्स करते थे वहां पे, दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो हिंदुस्तानियों की इंडस्ट्रीज थी, इनकी डेवलपमेंट पे ये वहां पे स्पीच डिलीवर करते थे। That was their method of working when they had promised कि we want to make a voice in the legislative councils, ताकि इंडियंस की डिमांड्स उन तक पहुंचे और हम उनका काम रोकना चाहते हैं। और जैसे अभी कल होता है आजकल, अब देखो असेंबली में क्या होता है, जब सेशन चल रहा होता है, चिल्ला रहे होते हैं लोग, काम रोकते हैं, डिफरेंट चीजें हो रही है। वैसे ये भी कर रहे थे, इनका मकसद ही ये था जो उन्हें प्रॉमिस किया हुआ था। बट 3 टॉपिक्स आर द मेन सेंटर ऑफ डिस्कशन फॉर दीज पीपल, दोस वर दीज 3 टॉपिक्स, सेल्फ गवर्नमेंट, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लीडिंग टू सेल्फ गवर्नमेंट, सेकंड वाज what is happening on civil liberties, third was the development on indigenous industries. ठीक है, so next we write, while hindering the work in the councils, Swarajists delivered powerful speech. Swarajists delivered powerful speech on 3 fronts. Powerful speech on 3 fronts. Number 1, on 3 fronts. Number 1, constitutional advance leading to self-government. Constitutional advance leading to self-government. Number 2, civil liberties. Number 2, civil liberties. Number 3, development of indigenous industries. Development of indigenous industries. Indigenous industries. और क्या इनकी डेवलपमेंट थी while they won the elections, where they were having the seats, or which because they were having the power on the seats. सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, वहां पे पहली बार ये सक्सेसफुल हो गई कि इंडियन को स्पीकर बनाया जाए। स्पीकर, यू नो हु इज द स्पीकर, जो हेड होता है किसका, लोअर हाउस का, दैट इज कॉल्ड एज स्पीकर। ठीक है, तो पहली बार दे वर सक्सेसफुल इन 1925 दैट दे मेक एन इंडियन एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड द पर्सन हु वाज इलेक्टेड देयर, ही वाज नेम्ड एज Vittalbhai J. Patel. That was the name of the first Indian speaker जो ब्रिटिश के टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या बन गया था, स्पीकर बन गया था। The important thing, the Indian who was the first Indian who was a speaker of the central legislative assembly when British was here ruling on India. ठीक है, so that was their development, that was their achievement. Well, they were having the seats, they were powerful on the seats जो उन्हें इलेक्शन लड़ा हुआ था। फिर 1926 में they resigned. ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया उस टाइम पे, क्योंकि कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, बस हाउस में वही बहस चल रही होती थी। दे वर जस्ट हैविंग दोज
दे वर फाइटिंग अमंग ईच अदर, ठीक है। जब वो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश से तो वो सुन भी नहीं रहे थे, तो उतनी डिमांड्स मानी नहीं जा रही थी। तो इन 1926 दे रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है। दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द स्वराजिस्ट जो उन्होंने इस टाइम पे किया। उन्होंने पहली बार एक इंडियन को एज अ स्पीकर चुना, बट इन 1926 दे विथड्रॉ। लेकिन 1926 में कुछ लोग और ऐसे थे जो विड्रॉ नहीं करना चाहते थे। हमने पहले ही देखा कांग्रेस में दो आइडियोलॉजीज आई थी, स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने अपनी जो उनका मन था उन्होंने किया, वो काउंसिल्स में गए, लेकिन वहां कुछ ना हासिल होने की वजह से दे रिजाइन। लेकिन उसमें स्वराजिस्ट में फिर से एक और टीम बन गई जो नहीं चाहते थे रिजाइन करना, उन्हें बोला गया रिस्पॉन्सिबिलिस्ट्स, ठीक है। जिनने रिजाइन किया वो कौन थे? नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट। लेकिन जो चाहते थे अभी भी कुछ ना हो हासिल होने के बावजूद, जो चाहते थे रहना अपनी सीट्स पे, वो नहीं चाहते थे अपनी सीट्स को छोड़ना, उन्हें कहा गया रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट टू राइट, इन 1925 दे वर सक्सेसफुल, in 1925 they were successful in electing Vittal Bhai J Patel, Vittal Bhai J Patel as the first Indian speaker of Vittal Bhai J Patel as the first Indian speaker of Central Legislative Council, as the first Indian speaker of Central Legislative Council. Next, again, in March 1926, in March 1926, Swarajists withdrew from the councils. Swarajists withdrew from the councils. Next, okay. At this time, some people who were termed as responsivists who didn't wanted to resign, rather they wanted to work on reforms, and hold the office wherever possible, अब ये थे कौन रिस्पॉन्सिबल जो छोड़ना नहीं चाहते थे अपनी कुर्सियों को, ठीक है। द पर्सन्स वेयर
स्पीकर, फर्स्ट इंडियन स्पीकर हु वाज इलेक्टेड। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है, जिनसे कहीं प्रेसिडेंट ने लिखा होगा, बात वही है, बट मेजरली इट्स कॉल्ड एज स्पीकर, ठीक है। सो दैट आई वाज सेइंग दैट द मेंबर्स हु वर द रिस्पांसिबिलिस्ट, जो अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है, वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय वाज देयर, लाला लाजपत राय वाज देयर, एनसी केलकर एंड वन वाज देयर एमआर जयकर। ये चार थे जो रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे, जो नहीं चाहते थे अपनी सीट्स को छोड़ना। दे वांटेड दैट हम ऐसी रिफॉर्म्स पे काम करते रहे, बीइंग इन द काउंसिल्स, ठीक है। सो लास्ट पार्ट ये लिखेंगे, राइट दीज फोर नेम्स, दे वर द रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, ये चारों लिखेंगे एंड इनमें लिखेंगे आप दे वर द रिस्पॉन्सिबिलिस्ट। लिखा सबने? एमआर जयकर, JAIKR, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केलकर एंड एमआर जयकर। हाँ, नहीं मतलब दे वर जस्ट नेशनलिस्ट, इट वाज नॉट लाइक दैट कोई कांग्रेस से कोई कहीं और से, तो मेजरली कांग्रेस के मेंबर्स थे जो उसमें अंदर लड़ना चाहते थे इलेक्शन। सो यू कैन से द नेशनलिस्ट फॉर द इलेक्शन, जो हिंदुस्तानी थे, ठीक है। अब सेम टाइम पे दो सेक्शंस थे, कौन? स्वराजस और नॉन स्वराज। हमने तो देख लिया कि स्वराजस ने क्या किया, इलेक्शन लड़ा, कितनी कामयाबी उनको मिली, कौन से काम उनने अंदर किए, बट उसी टाइम पे नॉन स्वराजस क्या कर रहे थे, क्योंकि उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना था कि हम वही काम करेंगे जो गांधी ने सजेस्ट किया है, ट्रूस वाला पीरियड जो उनके लिए था। सो बट विद द कंस्ट्रक्टिव वर्क व्हिच वाज डन बाय द नॉन स्वराजस एंड नो चेंजेस, जिनको हमने कहा था। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी कंस्ट्रक्टिव वर्क by no changers, constructive work by no changers। अब इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मास से कनेक्ट किया। अब देखो, जब भी यहाँ पे कोई इलेक्शन हारता है, फिर वो अगले 5 साल तक क्या करता है, लोगों के साथ मिलता है, उनके साथ बातचीत करता है, उनके जो भी उनके दर्द होते हैं, दुख होते हैं, वो सुनते हैं। लेकिन जो ही इलेक्शन जीतते हैं फिर वो दिखते ही नहीं है उनको। लोग तभी याद हो जो वो हारते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसा काम जिससे उनका नाम बने, ठीक है, फिर आगे जाके इलेक्शन जीते हैं। तो इनका भी ऐसा, अब इनने इलेक्शन लड़ा नहीं था, ठीक है, बट दे वर हैविंग द टाइम, सो दे वर एक्चुअली गोइंग इनटू द मासेस, कंस्ट्रक्टिव वर्क वहां पे कर रहे थे। तो कनेक्शन अच्छा खासा बन गया लोगों के साथ इनका, जिनका नो चेंजेस की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो प्रोग्राम्स उस टाइम पे चलाए वो क्या था, इनने आश्रम्स बनाए जहाँ पे यंग मेन एंड वुमेन जो है उनके लिए काम किया जा रहा था, ट्राइबल लोगों के लिए काम किया जा रहा था, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया जा रहा था इन आश्रम्स में। यही तो प्रोग्राम था उनका, ठीक है। इनने उस टाइम पे जो काम किया था, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज खोले जहाँ पे एक नॉन कॉलोनियल सेटअप ऑफ एजुकेशन था, क्योंकि जो ब्रिटिश स्कूल्स हुआ करते थे वो क्या था, कॉलोनियल सेटअप। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं बिस्को बर्न हॉल, वहाँ पे मिशन एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे सुबह सुबह वो इंग्लिश में पढ़ा देते हैं क्रिश्चियंस का कुछ, ठीक है। वो क्या, वी थिंक दैट दैट्स अ कॉलोनियल सेटअप, या उनने जो शुरू किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही इनका था, जब इन्होंने यहाँ पे अपने स्कूल्स खोले, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले, तो इन्होंने वहाँ पे नॉन कॉलोनियल सेटअप वहाँ पे रखा, हिंदुस्तानी तरीके से पढ़ाई रखी। तो दैट वाज देयर वर्क। एक तो आश्रम्स बनाए, वहाँ पे यंग मैन एंड वुमेन के लिए काम किया, ट्राइब्स के लिए काम किया, शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले जहाँ पे नॉन कॉलोनियल तरीके से एजुकेशन को स्प्रेड किया जा रहा था, उस आइडियोलॉजी पे चला जा रहा था। और उसी टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हमने बात की थी, जो एक और इनका काम था उस टाइम पे, दे वर्कड अ लॉट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसी टाइम पे दे रिमूव द अनटचेबिलिटी, ठीक है। दे वर ट्राइंग, रिमूव तो नहीं कर पाए, बट दे वर वर्किंग ऑन दिस। अनटचेबिलिटी तो आज तक रिमूव नहीं हुई है इंडिया से, but they were positively working to remove the untouchability from the India, ठीक है। In fact they were boycotting the foreign goods and especially the liquor,
जो शराब यहाँ बेची जा रही थी, जो ब्रिटिश ने यहाँ पे लाई थी, उसका बाइकआउट हो रहा था, और जो भी फॉरेन गुड्स थे, दे वर बाइकआउटिंग दोज गुड्स। जो भी उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे नो चेंजेस के लिए, तो वो बाइकआउट करवाते थे उनसे। दैट वाज देयर वर्क विच दे वर हैंडलिंग ड्यूरिंग दिस शूज पीरियड, जब कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी। क्योंकि लास्ट मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब कोई बड़ा मूवमेंट चल नहीं रहा था, तो इस टाइम पे स्वराजस अलग काम कर रहे थे, बीइंग इनसाइड द काउंसिल्स, एंड नॉन स्वराजस बीइंग आउटसाइड द काउंसिल, दे वर कनेक्टिंग टू द मासेस। ठीक है, सो यू राइट इन दिस, द नो चेंजर्स डिवोटेड देमसेल्व्स The no changers devoted themselves to constructive work that connected them to the different sections of the masses. Them to the different sections of masses. Different sections of the masses. Next, okay, ashrams sprang up. Ashrams sprang, S-P-R-A-N-G, sprang up, where young men and women worked. Worked among tribals and lower castes, and popularized the use of charkha and khadi. Charkha and khadi. यहाँ पे बुला के लेक्चर्स डिलीवर करना, ठीक है, उनको सिखाना आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, वहाँ पे उनको सिखाते थे। आश्रम इसलिए बनते थे, दे वर जस्ट मेकिंग पीपल ऑफ इंडिया इंटेलेक्चुअल, जो ग्रोथ उनकी हो रही थी वो आश्रम्स में हो रही थी, क्योंकि लोग बहुत पीछे थे इंटेलेक्चुअली, एजुकेशन नहीं थी। सो इसीलिए आश्रम्स बनाए जाते थे। एक तो थे स्कूल्स, वहाँ तो बच्चे जाते थे, यूथ जाता था, बट आश्रम्स किन के लिए होता था, जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की। हिंदुस्तान को एनलाइटनमेंट की जरूरत थी। एक समाज को तब तक आज़ादी नहीं मिलती है जब तक वो एनलाइटन ना हो। एनलाइटन मतलब क्या है, जब वो एजुकेशन प्रोसेस में आते हैं, जब वो सीखते हैं कुछ चीज़ें, जब उनको पता होती है अपने राइट्स के बारे में, तो वही चीज़ें सिखाई जाती थी आश्रम्स में टू द अदर सेक्शंस ऑफ द पीपल जो स्कूल नहीं जा पाते थे। दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आश्रम, जो गांधी ने भी शुरू की थी, ठीक है ना। और उनका मोटिवेशन बढ़ाना, दैट वाज डन इन आश्रम्स, तो समझ रहे हो ना। तो इसीलिए वो कनेक्टेड रहते थे उनसे, एंड आश्रम्स वर द प्लेसेस जहां पे लीडर्स कनेक्ट होते थे मासेस से, ठीक है ना। सो क्या लिखा आपने, दिस स्कूल्स एंड कॉलेज वर सेट अप वेयर स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड, ये लिख रहे थे ना। अच्छा सॉरी, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज वर सेट अप, national schools and colleges were set up, where students were trained in a non-colonial ideological framework, Next, okay, significant work was done for Hindu-Muslim unity, removing untouchability, as well as boycott of foreign cloth and liquor,
अब देखो दोनों जो ये सेक्शंस थे, स्वराजस और नॉन, अलग अलग डायरेक्शन में काम करते थे, लेकिन स्टिल इनका कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा था, क्योंकि ये वो गलती वापस नहीं दोहराना चाहते थे जो 1907 में एक बार कर चुके थे, ये दैट वाज स्प्लिट। इन्होंने कहा ठीक है हमने अलग अलग रास्ते चुने, बट हमेशा एक दूसरे की इज्जत हम करेंगे, जब भी हमें वक्त लगेगा कि हमें एक मास मूवमेंट शुरू करना चाहिए तब हम वापस जुड़ जाएंगे। तो दे यूज दैट cohesiveness among themselves. They were not this, it was not like कि दिस जो स्वराजस थे वो नाराज थे नॉन स्वराजस थे या आपस में कोई फूट थी, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस अलग डायरेक्शन में काम कर रहे थे लेकिन थे वो एक ही, ठीक है। सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर द लीडर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट दे वर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक ऑफ 1907, ठीक है। सो नेक्स्ट टू राइट, although the Swarajis and the no changers, although the Swarajis and the no changers, Swarajis and the no changers worked in their separate ways, and non-changers worked in their separate ways, worked in their separate ways. They kept on best of terms. They kept on best of terms with one another. With one another, and were able to unite, and were able to unite whenever the time was ripe, whenever the time was ripe, time was ripe for a new political struggle, for a new political struggle. तो इसके बाद जब इवेंट हो गया जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वापस शुरू हो गए, क्योंकि अभी कोई मूवमेंट चल नहीं रहा था, आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एवरीथिंग वाज गोइंग क्वाइटली, नॉन चेंजर्स वो अलग से काम कर रहे थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो बस कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, और स्वराजस काउंसिल्स के अंदर रह के काम कर रहे थे। लेकिन मूवमेंट तभी शुरू होगी जब आगे से छेड़ा जाएगा, ठीक है। तो वही छेड़ने वाला वक्त आ गया सामने, वो क्या था, 1924 में ही एक कमेटी बनाई गई, ब्रिटिश ने एक कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ पर्सन हु वाज नेम्ड एज अलेक्जेंडर मोडी मैन। ही वाज द पर्सन जिसके अंडर एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को क्या करना था, इनको सजेस्ट करना था कि हम कैसे इंडियन अफेयर्स को आगे बढ़ाएं। तो इस कमेटी ने, जो इस पर्सन की चेयरमैनशिप अंडर था, इनने कहा एक इंडियन स्टैच्यूटरी कमेटी बनाया जाए, इंडियन कमीशन, आईएससी के नाम से इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन बनाई जाए, जो आगे अब बोलेंगे फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होंगे। असल में एक कमीशन अभी नहीं बनना था, ये प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में 10 साल के बाद एक कमीशन बनेगा जो रिव्यू करेगा इसी एक्ट का, जो रिव्यू करेगा पॉलिटिकल सिचुएशंस का। लेकिन इनने कमेटी पहले बनाई 1924 में, दैट मींस एक्चुअल टाइम से कितने साल पहले, 1929 में बनी थी ना वो, 10 साल तभी हो जाते, लेकिन 24 में ही बनाई पहले कमेटी, 5 साल पहले कमेटी बनाई इन्होंने। जो है इन्होंने कहा कि इंडियन स्टैच्यूटरी कमेटी दिस कमीशन बनाओ, कब, 1927 में ही इन्होंने कहा कि एक ऐसा कमीशन बना, दैट मींस 2 साल पहले ही बनना था 1929 में। तो पहले तो कंट्रोवर्सी इसी पे हो गई, अगर ये 1929 में ये कमीशन बनना था, ये क्यों बनाई जा रही है 1927 में, और इसी इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन। समझ आ रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन, काम सही से चल रहा था, बट बीच में ब्रिटिश ने एक कमेटी बनाई पहले अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिस पर्सन। इनने कहा अब क्या करो, इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन बनाओ जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन 1927 में। तो पहला इश्यू इसी पे खड़ा हो गया कि 2 साल पहले क्यों बनाई गई। इट वाज गोइंग टू बी ऑन 1929।
फिर जो दूसरा इशू हो गया जो इसमें मेंबर्स रखे गए वो सारे ब्रिटिश थे, साइमन कमीशन की बात कर रहा हूं, इट वाज ऑल वाइट बॉडी। दूसरा इशू इसमें खड़ा हो गया जिससे प्रॉब्लम थी हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी लीडर्स को, नेशनलिस्ट को, कि व्हाई इट इज ऑल वाइट बॉडी। अगर हम इंडियंस भी काउंसिल्स में है, अगर इंडियंस भी कहीं ना कहीं पे पावर में है, तो उनको क्यों नहीं इस कमीशन में रखा गया? उनका भी बराबर हक होना चाहिए इस कमीशन में रहने का, उनको भी बुरा हक मिलना चाहिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होने चाहिए हिंदुस्तान में। तो फिर से ब्रिटिश वही कर रहा था, वो डोमिनेट कर रहे थे इंडियंस को कि हम आपके लिए डिसाइड करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एक्शन, द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंडियंस। तो दैट वाज द इशू विद द इंडियंस, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गए इस कमीशन के खिलाफ। दैट वाज द साइमन कमीशन। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी साइमन कमीशन। Simon Commission and anti-Simon agitation. And anti-Simon agitation. And as you write, in 1924, British government, British government appointed a committee under the chairmanship of Alexander Muddiman. Which suggested the formation of Indian Statutory Commission, to look into the Indian affairs, Next देखिए, as such Indian Statutory Commission, short में लिखिए ISC, as such ISC was constituted। देखिए कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों था? क्योंकि अब इसका हेड कौन बन गया? साइमन। ठीक है, हाँ। Was constituted under the chairmanship of Simon, to review Government of India Act 1919, in 1927. Government of India Act 1919 in 1927. Next, okay. It was an all-white commission. It was an all-white commission to recommend whether India was ready for further constitutional progress, and on which lines. तो रिस्पॉन्स क्या था इंडिया का यहां से, या लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स का? उनका ये था कि बहुत ही बेइज्जती फील होगी इससे,
कि हमारे में से कोई भी मेंबर इस कमीशन में नहीं रखा गया, तो उन्होंने बाइकआउट किया इस कमीशन का। स्ट्रेट अवे दे बाइकआउट दिस कमीशन, एंड इस बाइकआउट को जो और पार्टीज बनी थी उस टाइम पे, छोटी छोटी पार्टीज, उन्होंने एंडोर्स किया। ठीक है, जैसे पार्टी वाज देयर लिबरल फेडरेशन, पार्टी वाज देयर हिंदू महासभा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एंडोर्स किया किसको, इस बाइकआउट को। इनफैक्ट कांग्रेस भी इसमें था, वो तो मेन कंटेंडर्स थे। दे ऑल बाइकआउटेड दिस साइमन कमीशन। द रीजन वाज, पहले तो टाइम गलत था, 2 साल पहले था, एंड सेकंड रीजन वाज कि ऑल व्हाइट बॉडी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट टू राइट, द इंडियन रिस्पॉन्स वाज इमीडिएट। द इंडियन रिस्पॉन्स वाज इमीडिएट। And united was immediate and united as they felt humiliated and decided to boycott commission which was endorsed by Liberal Federation, Hindu Mahasabha, as well as Congress. कांग्रेस में कहां पे बाइकआउट, उनका सेशन चलता था, एनुअल सेशन, तो सेशन में डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है। तो इस साल जो 1927 में कमीशन बनाया गया था, 1927 में जो सेशन था दैट वाज इन मद्रास। ठीक है, तो मद्रास सेशन था आईएनसी का, वहीं पे उन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल बाइकआउट दी कमीशन। ठीक है, क्या लिखा आपने, एज वेल एज कांग्रेस, इन ब्रैकेट्स विल मेंशन in Madras session of 1927. फिर रही बात मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग ने क्या रिएक्शन दिया इस साइमन कमीशन पे। मुस्लिम लीग स्प्लिट था इस पे, कुछ लोग कह रहे थे ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें खुद से फिर कौन रह गए, वाइट बॉडी है, तो उनको भी प्रॉब्लम थी इससे। बट स्टिल जिन्ना वाज यू कैन से दैट फेमस फिगर ऑफ द मुस्लिम लीग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि उन्होंने रिजाइन किया था कांग्रेस से, वो चले गए थे किसी मुस्लिम लीग में। तो उसके साथ काफी फॉलोवर्स थे मुस्लिम लीग के, तो मेजॉरिटी ऑफ फॉलोवर्स को जिन्ना ने अपने साथ जोड़ा था, एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ठीक है, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट मुस्लिम लीग वाज स्प्लिट ऑन द इशू। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो क्या चाहते थे कि ठीक है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द कमीशन। ठीक है, सो नेक्स्ट विल मेंशन, दो मुस्लिम लीग वाज स्प्लिट on the issue but Jinnah carried the majority of the members in favor of anti-Simon protest. Majority of the members in favor of anti-Simon protest. Majority of the members in favor of anti-Simon protest. तो फिर एजिटेशन जब शुरू हो गया किसके खिलाफ, साइमन। ये कैसे शुरू हो गया, एजिटेशन ये शुरू हो गया बॉम्बे से। ठीक है, इट वाज द मंथ ऑफ फेब 1928 व्हेन द एजिटेशन स्टार्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ठीक है, वहां से अब इनका मेथड क्या था, कंप्लीट हड़ताल हो गया, मास रैलीज निकालने लगे लोग, प्रोसेशन निकालने लगे, और ब्लैक फ्लैग्स हाथ में लिए हुए जिन पे लिखा था साइमन गो बैक। दैट वाज द मेथड।
तो शॉर्ट में प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोग रास्तों पे निकल आए एंड दे वर हैविंग ए गुड प्रोटेस्ट, मास रैली चल रही थी। और ब्रिटिश का रिस्पांस क्या था उस एजिटेशन पे? दैट वाज अ लाठी चार्ज कंप्लीट। दे वर बीटन अप, जो उनको मिलता था उसको पीटते थे, ठीक है। दैट वाज द रिस्पांस ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स दीज रैलीज एंड मास प्रोसेशंस, ठीक है। तो इसमें कुछ लीडर्स भी, उनको भी बहुत मार पड़ी, जैसे देयर वाज अ लीडर नेम्ड एज गोविंद वल्लभ पंत, लीडर लाइक JL नेहरू, दे वर बीटन अप, ठीक है। इनको काफी मार पड़ी थी इन बॉम्बे, क्योंकि ये बॉम्बे में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो दे वर बीटन, सॉरी नॉट इन बॉम्बे, इन लखनऊ, ठीक है। तो दे वर बीटन अप इन लखनऊ बाय द पुलिस हु वर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश। वर्स्ट इंसिडेंट एजिटेशन में क्या हो गया? दैट हैपेंड विद लाला लाजपत राय। ही वाज लीडिंग द प्रोटेस्ट इन लाहौर, सेम प्रोटेस्ट जो अगेंस्ट किसके थे? साइमन कमीशन पे। तो उसको इतनी मार पड़ी दैट ही कम टू द इंजरीज, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, इतनी मार पड़ी थी। एंड द ऑफिसर हु बीटेड लाला लाजपत राय वाज कॉल्ड एज सॉन्डर्स। ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर हु बीटेड लाला लाजपत राय। सो गलती से चेस्ट पे कुछ जोर से मारा था। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर 1928, ठीक है, जो इंसिडेंट हो गया था दैट वाज इन अक्टूबर, 30th October, Lala Lajpat Rai was beaten up, but in November, I think it was 17th of November, when he succumbed to those injuries. That was a shock for the Indians, that how British killed a famous leader of India, because he was followed by a lot of people. Okay, so that was another shock for Indian masses, for the Indian leaders, how British is being like this, that it is killing the Indian nationalist leaders. Okay, so agitation will right. It began from Bombay. From Feb 1928. It began from Bombay from Feb 1928, and the method of agitation was complete hartals, and the method of agitation was complete hartals, mass rallies, processions, and black flag demonstrations, which we're reading as inverted commas में लिखेंगे Simon go back. Next, okay. The British response was lathi charge. Which was becoming too frequent. The British response was lathi charge, which was becoming too frequent. Next, okay. In Lucknow, Govind Vallabh Pant. And JL Nehru. Govind Vallabh Pant, it's PNPH, and JL Nehru were beaten up. Next, okay, the worst incident happened in Lahore. The worst incident happened in Lahore when Lala Lajpat Rai was hit on the chest. On 30th of October. Hit on the chest on 30th of October
was hit on the chest on 30th of October by a British officer. By a British officer, Saunders. By a British officer, Saunders. Saunders. Next, okay. Later he succumbed to the injuries. On 17th of November 1928. Later he succumbed to the injuries on 17th of November 1928. November 1928. 17th of November 1928. So it was all about the Simon Commission and the protests which were there. It ended with the death of the Lala Lajpat Rai. ठीक है, that created that the sentiments जो है काफी hurt हो गए हिंदुस्तानियों के. In fact, जो revolutionary nationalism हमने देखा था पहला phase, right from 1905 to 1919 I think so, ठीक है. So फिर से शुरू हो गया एक नया phase किसका, revolutionary नेशनलिज्म. यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिलिटेंट एटीट्यूड जो था कुछ लोगों का, कॉमन पीपल का, वो एक बार फिर से शुरू हो गया, जिसका हम देखेंगे अब रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पार्ट सेकंड. पर वो कब से शुरू हो गया, एक्चुअली 1924 से ही, क्योंकि जो ही कमेटी बनाई ब्रिटिश ने तो दिखा लोगों को कि ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं, ये ऐसे काम करने वाले हैं नहीं, तो फिर से कुछ लोग उठ गए. दे रोज इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. सो 1924 से सेकंड फेज शुरू हो गया था. ये तो हम देख रहे थे लीडर्स क्या कर रहे थे, लेकिन ठीक है 1924 से क्या कंट्रीब्यूशन फिर से हो गया किनका, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का. दैट विल बी रिलेटेड टू टुमारोज क्लास. थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास. ठीक है.